यही का तमाम ये तंगो दीवार है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज दिन की बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह पर हमारी कवरेज को 2 हफ्ते पूरे हो गए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लेकर अब तक मनी 9 ने, मनी सेंट्रल की टीम ने आपको अदानी समूह में बन रही संभावनाओं पर सबसे आगे रखा है। आपको बताया है कि क्या हो सकता है, चीजें किस दिशा में जा रही हैं, आगे किस तरीके की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। देखिए, कल हमने कहा था एक और झटका, और देखिए रात होते होते आज खबर आ गई कि MSCI इंडेक्स से अदानी समूह के स्टॉक्स की वेटेज कम कर दी गई। आज भी अदानी समूह से जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हम आपके लिए आए हैं। हर खबर की पड़ताल करेंगे, रेशा रेशा अलग करेंगे, आपको बताएंगे इन खबरों के मायने क्या हैं, आपके लिए, शेयर बाजार के लिए, अदानी समूह के लिए, हम सब के लिए। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं जिनके विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए कि आज कौन सी खबरें अदानी समूह के इतर हिस्सा हैं मनी सेंट्रल का। तो शुरुआत करेंगे, क्या वापस लौट सकती है महंगाई? कंपनियों से, RBI से, बाजार से, तीनों जगह से ये संकेत पता चल रहे हैं। क्या बता रहे हैं LIC के तिमाही नतीजे? दिसंबर तिमाही के कंपनी के नतीजे आए जिसमें कंपनी को तगड़ा मुनाफा हुआ। क्यों हुआ ये मुनाफा, क्या वजह है, वो बताएंगे। क्यों बढ़ गया जोमेटो का घाटा? कल जोमेटो के भी नतीजे आए, वहां घाटा बढ़ गया। कहां फंस गई पाकिस्तान की राहत? पाकिस्तान और IMF पर बातचीत 10 दिन से चल रही है, लेकिन वो राहत पैकेज अभी पहुंचा नहीं है। कहां अटक गया वो राहत पैकेज, इस पर चर्चा करेंगे। अदानी समूह पर क्या हो सकती है संसाधनों की कमी? ऐसी खबरें हैं कि समूह कुछ ऐसा कर रहा है जिससे लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश तब होती है जब कंपनी को ऐसा लगे, जब समूह को ऐसा लगे कि हाँ, आने वाले दिनों में कहीं संसाधन कम तो नहीं पड़ जाएंगे। ऐसे क्या संकेत हैं, इनको पकड़ेंगे। और चलते चलते एक खबर जिस पर डिस्कशन जरूरी है कि मिल गया भारत को लिथियम का पहला भंडार। कहाँ मिला, कितना मिला, क्या मायने हैं इसके, इन सब को समझेंगे। शुरुआत आज महंगाई मीटर के साथ। महंगाई पर भारतीय परिवारों पर रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए सर्वे ने बताया कि अधिकतर परिवार अगले 3 महीने के दौरान महंगाई को बढ़ते देख रहे हैं। हालांकि एक साल के दौरान महंगाई को लेकर जो अनुमान है उसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरफ देश की दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अपने उत्पादों की कीमत फिलहाल बढ़ोतरी करती रहेगी, उनकी कीमतें बढ़ाती रहेगी, क्योंकि उसने अपनी लागत को पूरी तरह अभी ग्राहकों को पास ऑन नहीं किया है, उन पर नहीं डाला है। सर, क्या यही वजह थी कि RBI ने अपनी आखिरी पॉलिसी में भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक सकती है, कटौती शुरू हो सकती है? महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का जो आकलन आया था उसके साथ, जिसमें अगले साल के लिए भी बढ़ोतरी की संभावना या उसके ऊंचे बने रहने की संभावना जाहिर की गई थी, उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण तथ्य थे जो RBI की डिटेल्ड रिपोर्ट में निकलकर, विस्तृत रिपोर्ट में निकलकर सामने आते हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक की पूरी लड़ाई महंगाई कम करने के बजाय महंगाई की संभावनाएं कम करने को लेकर होती है, क्योंकि कीमतें जितनी बढ़ चुकी होती हैं उसके बाद उन्हें कम करना संभव नहीं होता है। हमेशा दुनिया के केंद्रीय बैंक ये प्रयास करते हैं कि महंगाई और बढ़ने की संभावना ना बने, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा महंगाई आने की या बने रहने की संभावना खराब होती है, जिसके आधार पर कीमतें बढ़ती हैं। और इस मामले पर रिजर्व बैंक को सफलता नहीं मिली है। इस मोर्चे पर रिजर्व बैंक हार रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया, रिजर्व बैंक ने माना कि अगले पूरे साल के लिए भारत के लोग 10.8% की महंगाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब इसे अंदाज करें कि वास्तविक महंगाई दर जो खुदरा महंगाई दर है वो 6.5-7% के आसपास रहे है, पर लोग उससे कम 4 से 5% ज़्यादा की महंगाई की संभावना के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं रिजर्व बैंक को। हालांकि तात्कालिक तौर पर रिजर्व बैंक को लगा है कि इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मौद्रिक भाषा में इसे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है, आमतौर पर ये महंगाई की संभावना है, उस संभावना में बढ़ोतरी, थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही, पर ओवरऑल रिजर्व बैंक को ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आने वाले समय में नई महंगाई के लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में नई महंगाई आएगी?
दो मोर्चों से हमारे पास इसकी खबर आती है। एक खबर आ रही है जो शुभम ने आपको बताया कि यूनिलीवर ने कहा कि रूरल ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं बढ़ रही है और कच्चे माल की कीमतों के कारण कंपनी अपना उत्पादों की कीमत बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखेगी। यानी उपभोक्ता उत्पाद बाजार में कीमतें कम होना तो दूर, कीमतें बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। और इसके अलावा हम आपको बार बताते चले आ रहे हैं कि खाद्य उत्पादों में सब्जियों को छोड़कर बाकी सारी पूरी टोकरी, पूरी थाली में महंगाई की आग लगी हुई है और वो बुझी नहीं है। ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में भी स्वीकार की है। और इसलिए अगर आप बाजार जाते हैं तो शायद आप रिजर्व बैंक से बेहतर महंगाई समझ रहे हैं। और रिजर्व बैंक भी मान रहा है कि लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, बल्कि ये वापस लौट सकती है। ऐसा रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। गेहूं की महंगाई इस पूरे साल चिंता का विषय बनी रही, आने वाले दिनों में ये चिंता का विषय बनी रह सकती है। इसकी तमाम संभावनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस साल देश में गेहूं की खेती फिर प्रभावित हो सकती है। बुआई बढ़ी है, लेकिन प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पिछले एक हफ्ते से जिस तरह तापमान बढ़ा है, उसकी वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। पिछले साल भी यही हुआ था। फरवरी में सरकार की तरफ से जारी किए गए उत्पादन में रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन फरवरी और मार्च के दौरान तापमान में बढ़ोतरी हुई, उसकी वजह से उत्पादन अनुमान के मुकाबले कम पड़ा और इसी वजह से हमने पूरे साल गेहूं की महंगाई देखी। 3,000 रुपए के आसपास तक भाव हमने देखा, दिल्ली की मंडियों में पहुंच गए थे। सर, गेहूं के उत्पादन को लेकर अब क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं? ये बहुत संवेदनशील और बहुत करीबी मामला है। अगर आप पर्यावरण के हिसाब से देखें या आप गेहूं के फसल के वैज्ञानिकों के हिसाब से देखें शुभम, तो जब तक भारत में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता और रात का तापमान 15 डिग्री तक बना रहता है, तब तक गेहूं की मौजूदा फसल के लिए कोई चुनौती नहीं दिखती है। लेकिन अब धीमे धीमे भारत के कई इलाकों में दिन के तापमान 29 डिग्री 28 डिग्री की सीमा को छूने लगे हैं, खासतौर से अगर आप मैदानी इलाकों में देखें, और यहीं से वो चिंता शुरू होती है। हालांकि कुछ राहत की बात यह है कि भारत के जिन हिस्सों में गेहूं की पहली बुआई हो जाती है, जिसको हम अर्ली सोइंग कहते हैं, वो फसल शायद तैयार है और उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले साल का तजुर्बा हमारे पास है। पिछले साल इसी तरह आखिरी चरण में आकर अचानक फरवरी के मध्य से तापमान ने बढ़ना शुरू किया था और 30 डिग्री से ऊपर निकल गया था, और जिसका असर हमें गेहूं की फसल पर दिखाई दिया था। तो इस मामले में अभी तात्कालिक तौर पर कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है। अगली बार फसल का अनुमान अगले हफ्ते आने वाला है। शायद रबी की फसल का पहला अनुमान अगले हफ्ते सरकार जारी करेगी, उससे हमें थोड़ा सा अंदाज लगेगा। लेकिन ये देखिएगा कि तापमान किस तरीके का संकेत देता है, क्योंकि अगले 15 दिन गेहूं की फसल के लिहाज से आप 15 क्या बल्कि 1 महीना अगर मान लें, अगला 1 महीने का तापमान या मौसम गेहूं की इस साल की महंगाई को प्रभावित करने के लिए सबसे संवेदनशील होने वाला है। चलिए, तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है, अब बात 2 तिमाही नतीजों की। नतीजा आया है में पहला नतीजा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का। LIC को दिसंबर तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है। गुरुवार को कंपनी ने अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 8,334 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 234.91 करोड़ रुपए का था। तिमाही आधार पर देखें तो सितंबर तिमाही में भी कंपनी को 15,952 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी की आय प्रीमियम से भी बढ़ी है। दिसंबर में कंपनी की प्रीमियम से आय 14.5% बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपए रही। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद शेयर में तेजी आना लाजमी है। आज LIC का शेयर 1.5% बढ़कर कारोबार करता देखा गया। सर, क्या बताते हैं LIC के ये नतीजे? LIC के नतीजों का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए, क्योंकि LIC का स्टॉक तो बाजार में आज थोड़ा सा बढ़ा, पर LIC का स्टॉक बाजार के बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स में नहीं है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई, और निवेशकों को हमेशा ये शिकायत है या उनकी तकलीफ है कि LIC जो कि बाजार की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और जो बाजार में परोक्ष रूप से सबसे ज़्यादा निवेश करती है, उसका स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पर जो LIC के नतीजों में बाकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो बढ़ोतरी दिखाई दी वो करीब 11% के आसपास की है। पर पॉलिसी होल्डर के नज़रिए से देखें, जिनके पास बीमा की पॉलिसीज़ हैं, उनके हिसाब से जो उनका फंड है उस पे जो अनरियलाइज्ड गेन है वो दिसंबर तिमाही में 8.64% रहे हैं, जो कि एक साल पहले 8.68% थे। यानी पॉलिसी होल्डर्स के फंड्स पर अभी रिटर्न की कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा LIC की जो न्यू प्रीमियम इनकम है उसमें करीब 14% की सालाना आधार पर बढ़ोतरी हुई है।
अगला नतीजा जोमेटो का। शुक्रवार के कारोबार में जोमेटो के शेयर में 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वजह थी खराब तिमाही नतीजे। दिसंबर तिमाही में जोमेटो का घाटा बढ़कर 346 करोड़ के पार निकल गया। पिछले साल दिसंबर तिमाही में यह घाटा 63 करोड़ रुपए का था। मासिक आधार पर देखें तो सितंबर तिमाही में कंपनी को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। दिसंबर तिमाही में कंपनी की कमाई भी बढ़ी है। 75% कमाई में इजाफा हुआ। 1948 करोड़ रुपए कमाई रही दिसंबर तिमाही में, जो पिछले साल के दिसंबर तिमाही में 1112 करोड़ रुपए थी। सर, कमाई 75% बढ़ी लेकिन घाटा भी तेजी से बढ़ा। क्या वजह है घाटे की? जोमेटो उन्हीं कंपनियों में शामिल है जो न्यू एज कंपनियां हैं, चाहे वो पेटीएम हो या बाकी कंपनियां हो। जोमेटो के घाटे उसके खर्चों के कारण और प्रचार के कारण बढ़ रहे हैं। अभी कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है, पर नेट प्रॉफिट में या मुनाफे की स्थिति नहीं आ रही। दिसंबर तिमाही को लेकर कंपनी की तरफ से यह भी संकेत दिया गया कि फूड डिलीवरी बिजनेस की मांग में अक्टूबर के बाद गिरावट आई। खासतौर से दिवाली के सीजन के बाद जो गिरावट आई उसका असर भी कंपनी के नतीजों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जोमेटो को लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतर होने के कारण थोड़ी सी संभावनाएं बेहतर हुई हैं। और इधर अगर हम देखें शुभम, पिछले एक हफ्ते के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान बाजार में काफ़ी उठापटक के बीच, अडानी के शेयरों की उठापटक के बीच न्यू एज स्टॉक्स में जो नए स्टार्टअप कंपनियां हैं उनमें थोड़ी सी सक्रियता हमें दिखाई दी। हालांकि पेटीएम में थोड़ी सक्रियता दिखी थी कल, पर आज एक खबर थी कि पेटीएम में एक बड़ी ब्लॉक डील आई है और चर्चा ये भी थी कि शायद अलीबाबा की तरफ से ब्लॉक डील आई है, इसलिए पेटीएम का स्टॉक जो कल बढ़ा था उसमें आज हमने करेक्शन देखा है। अब एक रोचक खबर, दिन की सबसे बड़ी नहीं लेकिन सबसे रोचक खबर यही होगी, आप इसको गौर से सुनिए और समझिए। दुनिया के दिग्गज कमोडिटी ट्रेडर ग्रुप ट्राफिगुएरा ने भारतीय कारोबारी और कुछ अन्य कंपनियों पर निकिल कारोबार में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कंपनी ने कहा है कि उसे 57 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इसके लिए वह भारतीय कारोबारी प्रतीक गुप्ता और कुछ कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। सर, क्या ऐसा कर दिया जो कानूनी कार्यवाही की नौबत आ रही है? ट्राफिगुएरा दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडर है और उसके साथ एक अजीब सा फ्रॉड हुआ है, जिस फ्रॉड की रिपोर्ट उसने की है, ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और इसमें भारत का एक व्यापारी या कारोबारी शामिल है। हुआ ये है कि और इससे करीब 57 करोड़ रुपए का नुकसान ट्राफिगुएरा को हुआ। 57 करोड़ डॉलर है। 57 करोड़ डॉलर का नुकसान ट्राफिगुएरा को हुआ है। इस पूरी व्यवस्था, ये पूरी डील कुछ इस तरीके की थी कि ट्राफिगुएरा ने कुछ निकल्स के डिलीवरी के ऑर्डर किए थे और जो शिपमेंट उसके पास पहुंचा उसमें निकल उपलब्ध था ही नहीं, उसे कोई और दूसरी चीज बेच दी गई थी। और इसके बाद जब कंटेनर्स खोलकर जांच करना शुरू हुआ तो ये पता चला कि निकल की डिलीवरी हुई ही नहीं। और निकल काफ़ी सेंसिटिव और बाजार की काफ़ी डिमांड वाली धातु रहती है। और इसके बाद इस कंपनी ने भारत के जो कारोबारी हैं टीएमटी मेटल्स से जिससे ये डील हुई थी, जिसको ये सप्लाई करनी थी, उसके खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू की और उसके खिलाफ जांच शुरू की है और शायद कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। चलिए, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर पाकिस्तान से। 1 अरब डॉलर से ज्यादा के राहत पैकेज के लिए पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच चल रही बातचीत अंतिम दौर में बिगड़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF से जो राहत मिलनी थी तुरंत वो टल गई है। बातचीत के लिए IMF की टीम 10 दिन पाकिस्तान में रही, लेकिन अब टीम वापस लौट गई है। आगे की बातचीत वर्चुअली होगी। सर, कहां फंस गई डील? ये अचानक अंतिम मुकाम पर पाकिस्तान और IMF के बीच की डील फिर टूटती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आज 2-3 तरह के अलग अलग बयान दिए गए। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि उसने जो भी शर्तें रखी वो IMF की उन्होंने मान ली हैं। लेकिन पाकिस्तान से जाते हुए IMF टीम ने कहा कि अभी कई सारी वार्ताएं बाकी हैं और कोई अंतिम निर्णय अभी इस पर नहीं हुआ है। पाकिस्तान को करीब 1.1 अरब डॉलर के फंड्स की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, महंगाई से जूझ रही है, आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी है। अब यहाँ से फिर एक नई चुनौती पाकिस्तान के लिए शुरू होती है। शायद कुछ ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिनका संकेत मिल रहा है जिन पर पाकिस्तान की सरकार IMF को सहमत नहीं कर पाई। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकल कर इस बैठक के बाद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उसने सारी शर्तें मान ली हैं और उसे वो लागू करने को तैयार है। पर फिलहाल जिस फिनेंशियल मदद की या जिस संकटमोचक पैकेज की उम्मीद थी पाकिस्तान को, वो नहीं मिली और इसका असर में पाकिस्तान के वित्तीय बाजारों पर भी दिखाई दिया। IMF ने कहा है कि अब वर्चुअल आधार पर हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन धीमे धीमे दुनिया में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। हमने शुभम पिछले सप्ताह के अपने इकोनॉमिका में इस पर चर्चा भी की थी कि इतनी सारी अर्थव्यवस्थाओं में संप्रभु कर्ज का संकट बढ़ रहा है कि IMF के लिए भी मदद करना
मुश्किल हो रहा है। IMF के लिए भी मदद करने में, चुनौती देने में मदद बड़ी चुनौती बन रही है। और इधर G20 देशों की बैठक में ये मुद्दा चर्चा में भी आने वाला है। भारत G20 का अध्यक्ष है और उसके वित्त मंत्रियों की बैठक में दुनिया में बढ़ रहे देशों में कर्ज संकट पर भी चर्चा होगी। चलिए अब पाकिस्तान से चलिए साउथ अफ्रीका। हाल वहां भी कुछ ऐसे ही हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी आर्थिक हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां पर बिजली संकट गहराता जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बिजली संकट को पूरे देश के लिए स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर रहे हैं। साथ में ऊर्जा मंत्री को पद से हटा दिया गया है। जल्द ही नए ऊर्जा मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। सर, साउथ अफ्रीका से ये कैसी खबरें आ रही हैं, क्या हालात बिगड़ गए? साउथ अफ्रीका की समस्या बिल्कुल अलग है। साउथ अफ्रीका की जो राष्ट्रीय बिजली कंपनी है जिसका नाम एक्सॉम है, वो भयानक भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। साउथ अफ्रीका भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 10 सालों में बुरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का केंद्र रहा है और उसकी वजह से एक्सॉम बुरी तरह घाटे में है और वो देश में बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। पिछले कई महीनों से साउथ अफ्रीका जैसे औद्योगिक देश में, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश है औद्योगिक सुविधाओं के मामले में, वहाँ 10-10 और 12-12 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है और उस बिजली की कटौती के कारण अंततः वहाँ देश की सरकार को नेशनल डिजास्टर घोषित करना पड़ा। साउथ अफ्रीका की 80% बिजली कोयले से आती है। एक्सॉम के पास अब इतना पैसा नहीं है, वो बेहद कर्ज में डूबी हुई कंपनी है कि वो अपने कोल फायर्ड पावर प्लांट का मॉडर्नाइजेशन कर सके, उन्हें उसका रिनोवेशन कर सके। साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक प्लान बनाया था जिसमें 12 गीगावाट के कोल पावर प्लांट को बदलकर आधुनिकीकरण किया जाना था, पर जितना भ्रष्टाचार है एक्सॉम में, उसके कारण ना तो उसे नया कर्ज मिल रहा है और ना वो कोल आपूर्ति के भुगतान कर पा रही है। ये अपने तरीके का अनोखा संकट है जो दक्षिण अफ्रीका में विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार के कारण निकला है और अब इसके लिए वहाँ की सरकार सक्रिय होकर ऑडिटर्स को बीच में लाकर इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल साउथ अफ्रीका भ्रष्टाचार के अंधेरे में है। भ्रष्टाचार के कारण वहाँ की केंद्रीय बिजली कंपनी बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े बैंक क्रेडिट सुई को 2022 में भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार को बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि 2022 के दौरान बैंक को 7.9 अरब डॉलर का घाटा हुआ है, जो 2008 की वैश्विक मंदी के बाद सबसे बड़ा नुकसान है। 2008 में कंपनी को 8.9 अरब डॉलर का घाटा हुआ था। वजह सर क्या है? इस घाटे के बाद, इस नतीजे के बाद, जानकारी के बाद शेयर 10% तक टूट भी गए। हाँ, क्रेडिट सुई पिछले 3-4 साल से लगातार संकट में है और इसमें नौकरियों में छटनी भी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1 साल पहले क्रेडिट सुई में एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया था जिसमें गलत ढंग से निवेश किया गया था और उसके बाद कंपनी के चेयरमैन और कंपनी ने खुद ही कहा था कि ये एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जिससे कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ेगा और उसके बाद शेयर होल्डर्स को नुकसान होना शुरू हुआ था और वही प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है। हालांकि स्विस बैंक क्रेडिट स्विस अपने कामकाज में नए सिरे से बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सारी डील्स में और स्कैम के कारण जो नुकसान हुआ उसके कारण क्रेडिट स्विस को रिकॉर्ड घाटा हुआ है। चलिए अब अगली खबर, दिन की सबसे बड़ी खबर। दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर आज अदानी समूह है। अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज आज भी 4.5% नीचे है। बाजार बंद हुआ 4.5% के नुकसान के साथ अदानी एंटरप्राइजेज की। ग्रुप की और कंपनियों का की कमोवेश यही हाल था। सोचिए, 2 दिन की तेजी से जहां ऐसा लगा कि अब कुछ हालात सुधर रहे हैं, वहीं कंपनी ने दिखा दिया, समूह की तरफ से और ऐसी खबरें आ गईं जिसमें पता चल गया कि नहीं, संकट अभी टला नहीं, दिक्कतें अभी और हैं, चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं। आज फिर एक बार अदानी समूह से जुड़ी 4-5 ऐसी बड़ी खबरें आई जो कंपनी के शेयरों पर निश्चित तौर पर असर डालेंगी, कंपनी की परियोजनाओं पर असर डालेंगी, कंपनी के भविष्य पर असर डालेंगी। पहली खबर जिसका हमने कल जिक्र किया था वो है MSCI इंडेक्स से जुड़ी। कल हमने आपको बताया था कि कंपनी को, समूह को एक झटका और लग सकता है। MSCI इंडेक्स में अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों की वेटेज घटा दी गई। हालांकि ग्रुप की किसी भी कंपनी को इंडेक्स से बाहर नहीं किया गया। गुरुवार को आशंका यह भी थी कि MSCI इंडेक्स से अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां बाहर हो सकती हैं। सर, वेटेज घटाने का मतलब क्या है, क्या असर पड़ेगा इसका? ये सबसे बड़ी खबर थी कल। इसके बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आई, जैसा कि हमने मनी सेंट्रल में संकेत दिया था। मॉर्गन स्टैनले एक इंडेक्स प्रोवाइडर है जो दुनिया के अलग अलग बाजारों में अलग अलग जगह कंपनियों के कारोबार की क्षमता, पोटेंशियल और बाजार में उपलब्ध उनके स्टॉक्स की संभावनाओं के आधार पर उन्हें ट्रेडिंग के लिए इंडेक्स में वेटेज देता है। इंडेक्स में शामिल होना किसी कंपनी के लिए खूबी की बात होती है क्योंकि वो कंपनी निवेशकों की चहेती होती है, ट्रेडर्स उसमें तेजी से ट्रेड करते हैं। MSCI ने 2 दिन पहले स्पष्ट
स्पष्ट रूप से एक बयान जारी करके ये कहा था कि कई सारे ट्रेडर्स ने और कई सारे निवेशकों ने अडानी स्टॉक्स को लेकर कई पारदर्शिता के भी सवाल उठाए हैं और बाजार में जिस तरह से गिरावट आई है, बाजार में जिस तरह से शेयर टूटा है अडानी का, उसके बाद इस प्रक्रिया को रिव्यू किया जा रहा है और इस रिव्यू के बाद मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स का फैसला आ गया। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, एसीसी जो कि सीमेंट कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स का भार इसमें से घटा दिया गया। इसे समझना इस तरह से ज़रूरी है कि इसके दो बड़े असर होंगे। इसका पहला असर ये है कि अब इसके असर के कारण बड़े पैमाने पर बिकवाली हो सकती है अडानी के स्टॉक्स में और आंकलन ये आया है कि करीब करीब $408 मिलियन का आउटफ्लो अब इन स्टॉक्स में बाहर हो सकता है और इसीलिए शेयर बाजार में उसमें गिरावट दिखाई दी, जिसमें $161 मिलियन के आउटफ्लोज इंडेक्स से बाहर होंगे। अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी ट्रांसमिशन में $145 मिलियन का, अडानी टोटल में $110 मिलियन का और एसीसी में $12 मिलियन का आउटफ्लो होगा। यानी कुल मिलाकर कंपनी का स्टॉक अब इतना मजबूत और इतना ताकतवर नहीं रहा, इतना साख भरोसेमंद नहीं रहा कि वो इंडेक्स में अपनी हैसियत बना कर रख सके सूचकांक में, जो उसकी हैसियत पहले मौजूद थी और इसके बाद उस स्टॉक में सेल ऑफ आया। पहला असर इसका ये। दूसरा इसका बड़ा असर ये होगा कि जब किसी स्टॉक को लेकर उसमें तेज गिरावट के बाद, पारदर्शिता के सवालों के बाद, रेगुलेटर्स की जांच के बाद एक बार कोई इंडेक्स का रिव्यू शुरू होता है, सामान्य प्रक्रिया से अलग अगर स्पेशली किसी इंडेक्स में किसी स्टॉक का रिव्यू किया जाता और उसके भार में कमी की जाती तो बाकी इंडाइसेस को भी, बाकी अलग अलग सूचकांकों को भी इस बारे में सोचना पड़ता है। हालांकि भारत की तरफ से अभी भारत के जो इंडेक्स रेगुलेटर्स हैं, एनएसई और बाकी लोग, उन्होंने इस बात का संकेत नहीं दिया है, लेकिन बाजार इस बात का संकेत लगा रहा है कि भारत के सूचकांकों में भी अडानी समूह के स्टॉक्स में अब इस गिरावट की रोशनी में उनके भार में, कम से कम उनके वेटेज में फेरबदल हो सकता है। यानी कि एक नया मोर्चा, जैसे हम लगातार रोज बता रहे हैं कि एक नया मोर्चा और खुल गया है इस इस व्यवस्था के बाद, इस गिरावट और तमाम अपारदर्शिता की जो तमाम संभावनाएं और चर्चाएं चल रही उसे लेते हुए। अगली बड़ी खबर अदानी ग्रुप से जो थी वो निकली एलआईसी के पास से। एलआईसी ने जब अपने तिमाही नतीजे जारी किए तो एलआईसी के चेयरमैन ने एक बयान दिया। एलआईसी के चेयरमैन ने कहा कि अदानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर यह समझा जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर क्यों टूटे। हालांकि अदानी ने यह भी बताया कि अदानी ग्रुप में उसका जो भी निवेश है वो अभी मुनाफे में है, क्योंकि बहुत नीचे के स्तर पर भाव पे शेयर खरीदे गए थे। जो शेयर खरीदे गए थे वो अभी भी इतने गिरावट के बाद भी नुकसान में नहीं है, फायदे में है। सर, एलआईसी की तरफ से पूछताछ, आरबीआई की तरफ से बैंक के एक्सपोजर को देकर सफाई देना, सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर लाना, ये तमाम चीजें अगर हम एक जगह रखकर देखें, डॉट कनेक्ट करें, तो आपको लगता है कि अब देश में भी कहीं ना कहीं जांच जैसी बात शुरू हो गई है? हाँ, ये अडानी समूह के साथ घटनाक्रम का ये दूसरा पहलू जो आज खुलता है। पहला पहलू हमने दुनिया के सूचकांकों में अडानी समूह की हैसियत और साख में गिरावट के तौर पर देखा था। अब दूसरा बदलाव यहाँ से शुरू होता है जो भारत के भीतर जांच की चर्चाओं को लेकर है। एलआईसी ने अपना रिजल्ट घोषित किया। एलआईसी ने अपने रिजल्ट को घोषणा करते हुए ये बात कही कि वो अडानी समूह से अपने निवेश के बारे में, अडानी समूह में जो चल रहा है उसके बारे में पूछताछ करेगी। हालांकि अडानी समूह में एलआईसी ने यह भी कहा कि निवेश में बहुत नुकसान नहीं हुआ है। भी संसद को बताया गया था कि 35,000 करोड़ की होल्डिंग अडानी समूह के बॉन्ड्स और स्टॉक्स में एलआईसी की है और अभी वो निवेश नुकसान में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकारी एजेंसियां अब धीमे धीमे इस पूरे घटनाक्रम के असर को समझकर जांच की तरफ बढ़ रही हैं। ये भी चर्चा थी आज कि सेबी की तरफ से सरकार को ये भी बताया गया कि सेबी अडानी समूह के एफपीओ के संदर्भ में दो बड़ी फर्म्स की जांच कर रहा है जो मॉरिशस बेस्ड फर्म्स हैं। इन दोनों फर्म्स की जांच के लिए सेबी की तरफ से सूचना दी गई। इनके कामकाज अडानी समूह के एफपीओ को लेकर पारदर्शिता के खिलाफ पाए गए हैं। इनमें से एक फर्म का नाम ग्रेट इंटरनेशनल टस्का फंड है और दूसरा आयुष्मत लिमिटेड है। ये दो ऐसी फर्म्स हैं जिनका एफपीओ में और ये दोनों मॉरिशस एंटिटीज़ हैं। अब आप तार जोड़ने की कोशिश करिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इन्हीं मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज़ के बारे में और इसी तरीके की एंटिटीज़ के बारे में बात की थी। इससे पहले दो और फर्म हैं जिनके बारे में भी चर्चा लगातार आती रही है, जिसमें एलारा कैपिटल है और मोनाक नेटवर्थ कैपिटल है। तो इस तरह चार फर्म्स ऐसा पता चल रहा है जो सेबी के रडार पर हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है अडानी समूह के एफपीओ और उससे कामकाज के तौर पर। ये घटनाक्रम आगे बढ़कर हमें कुछ और सूचनाएं या जानकारी लेकर आएगा, लेकिन ये दूसरा पहलू आज खुलता हुआ दिखाई दिया, जहां
भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और भारत के सबसे बड़े रेगुलेटर की तरफ से संकेत दिया गया कि नहीं, जांच की आंच अब बढ़ने लगी है। अगली खबर जो है अदानी समूह से जुड़ी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये खबर ऐसे संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में अदानी समूह के पास संसाधनों का अभाव हो सकता है। सीधी भाषा में कहें तो पैसों की कमी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अगली दो खबरें सुनिए। ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आयात किए गए कोयले को डिस्काउंट पर बेचने का फैसला लिया है। कोयले को बाजार भाव से 4% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह है पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप पैसा जुटाने के लिए वैश्विक हेज फंड और स्ट्रेस फंड से संपर्क कर रहा है। खबर यह है कि अदानी ग्रुप और अमेरिका के दो बड़े हेज फंड के बीच बातचीत शुरू हो रही है। देखिए, स्ट्रेस फंड, हेज फंड, जब इनके पास आप पैसा लेने जाते हैं तो ये आप उनकी शर्तों पे लेते हैं, आप महंगा पैसा लेते हैं। तो आप जो आपने माल मंगाया उसको सस्ते में बेच रहे हैं, बाजार में जो चीज़ 10 की बिक रही है आप उसको 6 पे बेचने के लिए तैयार हैं। और दूसरा कि आप ऐसे लोगों के पास पैसा लेने जा रहे हैं जो बाजार से ऊंचे भाव पर पैसा देता है। सर, क्या ये संकेत है कि आने वाले दिनों में संसाधनों की कमी हो सकती है? ये दो खबरें चौंकाने वाली हैं। पहली चीज़ तो हम पहले जो ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि अडानी समूह जो अपना कोयला इंडोनेशिया और बाकी जगह से लेके आ रहा है, अडानी भारतीय बाजार में और बाकी बाजारों में कोयले का बड़ा सप्लायर है, उसे डिस्काउंट पर कोल बेचना पड़ रहा है। कोयले की कीमत को लेकर अडानी समूह और बांग्लादेश की सरकार के बीच एक खींचतान पहले से चली रही है, जिसमें बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि अडानी समूह ने महंगा कोयला बेचा था और जिसके आधार पर बिजली महंगी हो रही, जिसे कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो ताज़ी खबर आ रही है उससे ये संकेत मिल रहा है कि अडानी समूह कहीं से भी संसाधन जुटाने की कोशिशों में अब अपने बाकी रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। पर हेज फंड वाली खबर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेज फंड के पास, जब भी हेज फंड जो है वो डिस्ट्रेस में फंड करने वाले फंड्स होते हैं जो संकट में फंसी हुई कंपनियों को बेहद कठोर शर्तों पर और महंगे ब्याज दर पर पैसा देते हैं। ऐसा माना जा रहा है, बाजार में इस बात की चर्चा है कि अडानी समूह ने ग्लोबल हेज फंड और स्ट्रेस फंड्स इन्वेस्टर से बात करनी शुरू की है नई पूंजी के लिए। और ये बात हम लगातार मनी सेंट्रल की चर्चाओं में शुभम कह रहे हैं कि जैसे जैसे कर्ज की देनदारी की चुनौती बढ़ती जाएगी, नए और जल्दी कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता जाएगा, अडानी समूह को अपने कैश फ्लो को, अपने कैपिटल के मैनेजमेंट में चुनौती आएगी। और ये अभी पता चला है कि ये संकेत भी मिल रहे हैं कि एक कंपनी है फॉरलान कैपिटल, जिसके साथ $5 मिलियन के आसपास की पूंजी की व्यवस्था अडानी समूह कर रहा है। बाजार का मिजाज खराब करने के लिए ये खबर पर्याप्त है। बाजार के सेंटिमेंट के लिहाज से ये खबर अच्छी नहीं है कि कोई कंपनी नॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क से अलग निकलकर हेज फंड और बाकी जगह से पैसा ले रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी। इस डील के बारे में कुछ और भी जानकारी होगी तो हम आपके पास लेकर आते हैं। अगली खबर इसी किताब का अगला पन्ना है। एक तरफ आपने देखा कि कंपनी जा रही है पैसा जुटाने, वो पैसा क्यों जुटा रही होगी ये आपको शायद इस खबर से पता चलेगा। अदानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, इस रिपोर्ट के बाद पहली बार कोई विदेशी बैंक अदानी ग्रुप में कर्ज एक्सपोजर घटा सकता है, ऐसी खबर आई। खबर थी लंदन के बैंक बार्कलेज की तरफ से। खबर यह थी कि बार्कलेज के निवेशकों ने यह कहा कि रिपोर्ट के बाद कई आशंकाएं जताईं। इसकी वजह से बार्कलेज बैंक ने ये संकेत दिए कि वो आने वाले दिनों में अदानी समूह की कंपनियों में अपने एक्सपोजर को घटा सकते हैं। अदानी ग्रुप ने 9 विदेशी बैंकों से करीब $5.25 अरब का कर्ज उठाया हुआ है। सर, क्या समूह कर्ज चुकाने का दबाव समूह के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, और कर्ज चुकाने के दबाव के संदर्भ में आपको याद होगा शुभम कि अडानी समूह ने एसीसी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था और वो 2022 की सबसे बड़ा मर्जर एक्विजिशन था, सबसे बड़ी डील थी। और ये पूरी की पूरी डील कुछ विदेशी बैंकों से फिनांस हुई थी। करीब $5.25 बिलियन के आसपास की डील थी। और ये जिस बार्कलेज के कर्ज की बात हो रही है, जिसका जिक्र शुभम ने किया है, ये बार्कलेज उन 9 बड़े विदेशी बैंकों में से है जिन्होंने इस डील को फिनांस किया था। अडानी समूह ने अपने मर्जर एक्विजिशंस की विदेश से फिनांसिंग बढ़ाई थी पिछले 1 साल में, क्योंकि भारतीय बैंकों के साथ काफ़ी कर्ज लिया गया था और अब इसमें से कुछ कर्ज को एडवांस में चुकाने का दबाव आ रहा है और बार्कलेज उससे निकलना चाहता है। इस डील को लेकर तमाम सवाल इस डील में फंसे में कर्ज देने वाले बैंकों को लेकर तमाम सवाल हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अडानी समूह की प्रतिभूतियों को पहले से ही डिस्क्रेडिट कर रखा है, लेकिन उनके लोन अडानी समूह के पास हैं और बैंक ने सामूहिक तौर पर इस डील को फिनांस किया था। अब आप तार जोड़ सकते हैं कि हेज फंड से कैपिटल लेने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि कई सारे बैंक्स अब अपने कर्ज की वसूली के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये बार्कलेज का कर्ज भी शामिल है।
अब दिन की सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी खबर, ये दिन की सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब जब शेयर बाजार खुलेंगे सोमवार को, तो अदानी समूह की कंपनियों में जो कारोबार होगा उस पर इस खबर का सबसे ज्यादा असर होगा। यह खबर है मूडीज से जुड़ी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अदानी समूह की 4 कंपनियों का आउटलुक स्टेबल से हटाकर नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव आउटलुक का मतलब यह है कि अब रेटिंग एजेंसी ये नहीं मानती कि ये कंपनियां फिलहाल निवेश के लिए बेहतर हैं। आने वाले दिनों में परिस्थिति सुधरेगी तब देखा जाएगा, फिलहाल अभी इनमें निवेश से दूरी बनाएं। सर, आपको लगता है कि सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो एक नए सिरे से हम खून खच्चर देख सकते हैं अदानी समूह की कंपनियों में? शुभम, इस खतरे की संभावना पहले से लग रही थी और हम मनी सेंट्रल में लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि मूडी और शुरुआत से हमें कह रहे थे कि अडानी समूह के लिए इस घटनाक्रम के दौरान अपनी साख को बरकरार रखना रेटिंग एजेंसियों की निगाह में बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कुछ एजेंसियों ने अडानी समूह की साख को स्टेबल रखा था, कुछ ने आउटलुक को बदला था, लेकिन अब तेज एक्शन शुरू हो गया। सप्ताह खत्म होते होते हमने कई सारे एक्शन देखे और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो मूडीज से आई है। मूडीज ने अडानी ग्रीन के आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव कर दिया है। मूडी ने अडानी ट्रांसमिशन के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। मूडी ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। मूडी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर अडानी समूह के मौजूदा कर्ज कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा और आगे के बॉन्ड कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा और यही साख का डाउनग्रेड किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। हमें ध्यान देना जरूरी, याद दिलाना जरूरी है कि अडानी समूह के पास विशाल कर्ज है, बल्कि निकेई की रिपोर्ट कल कहती है कि अडानी समूह का सारा कर्ज अगर मिला लिया जाए, पूरे समूह का कर्ज मिला लिया जाए, जिसमें कि बात की कंपनियों के अधिग्रहण के कर्ज हैं, जिसमें एनडीटीवी और एसीसी है, तो अडानी समूह का टोटल कर्ज भारत के जीडीपी का 1% से ज्यादा हो जाता है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा 3 लाख से करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो जाता है। और इतने बड़े कर्ज पर बैठी कंपनी की प्रमुख कंपनियों की साख या रेटिंग डाउनग्रेड होना बेहद बड़ी चुनौती है। अडानी समूह में अब कुछ बड़े घटनाक्रम और कुछ बड़े बदलाव अगले सप्ताह में हमें और दिखाई देंगे, क्योंकि इस घटनाक्रम के साथ एक नई बहस बॉन्ड मार्केट और कर्ज मार्केट की तरफ मुड़ गई है, जिस पे हम शुरुआत से ही आशंका जाहिर कर रहे थे कि शेयर बाजार से ज़्यादा बड़ी चुनौती है अडानी समूह के लिए बॉन्ड बाजार में अपनी साख को बचाना, और अब उसकी शुरुआत हो गई है। सोमवार को इसके फॉलोअप में और भी नई चीज़ें हमें पता चलेंगी, हम लेकर आपके पास आएंगे। 4 कंपनियां जिनका आउटलुक स्टेबल का स्टेबल रखा गया, उनमें अदानी पोर्ट्स है, अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड है, अदानी ट्रांसमिशन है और एक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी है। ये 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनका आउटलुक स्टेबल रखा गया है, नेगेटिव नहीं किया गया है। बाकी 4 कंपनियां, जैसा अंशुमान जी ने बताया, कि उनके आउटलुक को नेगेटिव कर दिया गया है। कंपनी ने, रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि हाल फिलहाल में नियर टर्म में इनके आउटलुक सुधरेंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि ये कंपनी नए कर्ज को कैपिटल मार्केट में नहीं जाती, नई पूंजी नहीं जुटाती है, तब तक ऐसा नहीं है कि इनके आउटलुक को सुधारा जा सके। तो चलिए, ये बात तो हो गई मूडीज की। अब इन सबके इतर देश की सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी आज इसी मामले पर। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जब ये सुनवाई शुरू की गई, तब वकीलों ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर सवाल जवाब हुआ। सर, क्या हुआ अदालत में, वहां से क्या खबर निकल के आई? ये एक और मामला था जो अडानी समूह का अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सुबह से इस मामले पर निगाहें थीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करने वाली है। और जब हम इस कार्यक्रम को बिल्कुल रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के करीब थे, तब तक ये खबर भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस पूरे मामले में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट में निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है और सेबी से ये पूछा गया कि वो इस नुकसान के भरपाई, इसकी बचाव के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या करेगी। और सेबी से इस पर जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। इसकी अगली हियरिंग अब लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो सोमवार को इसकी अगली हियरिंग होगी। तब तक सेबी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब इस जवाब पर निगाह रखिएगा आप, क्योंकि इस जवाब में सेबी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के चाहते ना चाहते हुए भी कुछ पन्ने तो जरूर खुलेंगे अदालत में इस जवाब में, और पता चलेगा कि दरअसल शेयर बाजार में इसके पीछे क्या हुआ था। तो आज का सप्ताह का आखिरी दिन अडानी समूह के लिए एक मुश्त इतने बड़े घटनाक्रमों के साथ था कि वो जो भूचाल जिनकी हम
जिनकी आहटें हम थोड़े समय से सुन रहे थे, वो सब खुलकर इस बार सामने आने लगे। अडानी समूह को अंतर्राष्ट्रीय इंडाइसेस से उसका वेटेज कम किया गया, जिसके असर से बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है और भारत के सूचकांकों को भी ये सोचना पड़ सकता है कि क्या अडानी समूह को वही वेटेज दिया जाए जो उनके पास उपलब्ध था। दूसरी तरफ जांच की 3 प्रक्रियाएं सामने आ गई हमारे सामने। LIC ने पूछताछ शुरू करने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जवाब तलब कर लिया और सेबी ने यह भी बताया कि वो चार प्रमुख फर्म के साथ मॉरिशस में अडानी समूह के रिश्तों की जांच कर रही, जो कि FPO के संदर्भ में आया था। फंड्स की कमी के कारण अडानी समूह बैंकों को छोड़कर हेज फंड के पास पहुंच रहा है, ऐसा पता चला है, जहां से महंगे ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। अडानी की जो ACC वाली डील थी, उसको लेकर कर्ज देने वाले बैंकर्स थोड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं। और चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण ये कि अडानी समूह की साख में, उसकी कंपनियों की साख में मूडीज़ ने रेटिंग में कमी कर दी। सोमवार को शेयर बाजार में खासा भूचाल आ सकता है। इन सारी खबरों पर खासी उठापटक हो सकती है। हमारी निगाहें उस पर रहेंगी, हम आपके पास मनी सेंट्रल में लेकर आएंगे। और हम चलते हैं जो हम के पास झटपट खबरों के लिए। चलिए, झटपट में भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान से सुने। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। इसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी में की है। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन बताई जा रही है। लिथियम का इस्तेमाल दरअसल मोबाइल, लैपटॉप की बैटरी, EV आदि को बनाने में किया जाता है। अब तक भारत अपनी ज़रूरत के लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर था। दूसरी खबर यह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद छोटे निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार पर बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 72% बढ़कर 12,546 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। जनवरी में SIP के जरिए यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होते हैं, उनके जरिए जो निवेश है वो भी नया रिकॉर्ड बना गया। दिसंबर में यह आंकड़ा 13,573 करोड़ का था, जबकि इस महीने 13,856 करोड़ रुपए का निवेश SIP के जरिए शेयर बाजार में हुआ है। शेयर बाजार में या डेट मार्केट में हुआ है। सर, कोई आपकी टिप्पणी झटपट पे? लिथियम महत्वपूर्ण खबर है। करीब 5.9 मिलियन टन्स का मिनरल रिजर्व जम्मू कश्मीर में डिस्कवर किया गया है। और ये लिथियम को लेकर भारत की चिंताएं और आशंकाएं काफ़ी समय से थी। हम लोगों ने इकोनॉमिकम में एक बार विस्तार से लिथियम की ज़रूरतों पर चर्चा की थी। भारत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में और बैटरी के उत्पादन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अभी तक अपने लिथियम ज़रूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर आयात के लिए निर्भर रहा है। और ये भारत के लिए पहला महत्वपूर्ण भंडार है जिसका पता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। इससे पहले एक छोटा सा डिपॉजिट कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका में भी पाया गया था लिथियम के भंडार का। तो धीमे धीमे लिथियम को लेकर भारत के भीतर खोज के नतीजे सामने आने लगे हैं। भारत के लिए लिथियम काफ़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है भविष्य के लिए। और अगर आप इस पर और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लिथियम क्या है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से देश इसको हासिल करने की जंग में लड़ रहे हैं, तो आप एक इकोनॉमिकम देखिएगा, एपिसोड नंबर 31। इसका टाइटल था सफ़ेद सोने के लिए टकरा रही दुनिया भर की ताकतें। इसमें आपको लिथियम से जुड़ा, इसके बाद आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। मेरी मानिए, आप पूरा इकोनॉमिकम बस देख डालिए। सर, ये इकोनॉमिकम तो हम लिंक दे देंगे। अब इस हफ्ते का जो इकोनॉमिकम आ रहा है वो किस विषय पर है? बजट का सत्र था और इस बजट में तमाम ऐसी घोषणाएं आई जिनको लेकर निवेशकों के लिए या आम बचतकर्ताओं के लिए कई तरीके की दुविधाएं आई। ये बजट कैसे बहुत बड़ी सुर्खियां न बनाने के बावजूद भी एक ऐसी सुर्खी बना गया जो भारत में हमारे और आपकी जेब के लिए बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती। यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की बजटीय प्रक्रिया में, भारत की टैक्स प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। और वो बड़ा बदलाव क्या है, सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस बजट में क्या किया, इसे हम विस्तार से समझेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। इस बजट में कोई भी बड़ी सुर्खी अगर आपको ना समझ आई हो, फिर भी ये ऐसा कुछ है जो आपकी जेब को, आपकी बचतों को और आपके भविष्य की सुरक्षा को प्रभावित करेगा। और ये बताएगा, आप इसको देखकर समझ पाएंगे कि आखिर सरकार क्यों हमारी बचतों को लेकर इतने असमंजस में और दुविधा में है। चलिए, तो फिर अब अगला मनी सेंटर लेकर सोमवार को शाम 7 बजे आऊंगा। उससे पहले रविवार को सुबह 11:15 बजे आपके साथ जुड़ूंगा इकोनॉमिकम लेकर। बजट की बारीकियां समझिएगा आप इस बार के इकोनॉमिकम में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।